ये जो दो व्याख्याएं हैं वो अलग अलग विधि शास्त्रियों के आधार पर है। ये जो मिताक्षरा शाखा है, ये शाखा हिंदू विधि शास्त्री विज्ञानेश्वर की टीका कमेंट्स ऑफ विज्ञानेश्वर पर आधारित। मिताक्षरा सहदाई की मिताक्षरा की जो व्याख्या है वो विज्ञानेश्वर की टीका पर आधारित है, जबकि दायभाग की जो व्याख्या है वो जीमूत वाहन, ये विधि शास्त्री हैं, के निबंध पर आधारित। जीमूत वाहन के निबंध, इन्होंने इस विषय पर, मिताक्षरा विषय पर एक अपना विचार प्रोड्यूस किया, एक ऐसे लिखा, उस पर बेस्ड है। जीमूत वाहन की व्याख्या पर आधारित है। राइट। अब फिर से हम लोग मिताक्षरा शाखा पर आते हैं। ये जो मिताक्षरा शाखा की व्याख्या है, ये व्याख्या एक शब्द लिखेंगे, प्रजातांत्रिक समाजवादी सिद्धांत के आधार पर विकसित कौटुंबिक व्यवस्था पर आधारित। क्या मैंने बोला? प्रजातांत्रिक समाजवादी व्यवस्था पर आधारित या पर विकसित संयुक्त कुटुंब पर आधारित संयुक्त कुटुंब के आधार पर डेवलप ज्वाइंट फैमिली। क्या मैंने बोला? प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सिस्टम पर आधारित, बेस्ड अपॉन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सिस्टम के आधार पर विकसित ज्वाइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के किसके हो सकते हैं? प्रीलिम्स के। आप में से बहुत से लोग, जो लोग एचजेएस के प्रीलिम्स में जाएंगे उसके क्वेश्चन हो सकते हैं, जो लोग उत्तराखंड के प्रीलिम्स में जाएंगे उनके क्वेश्चन हो सकते हैं, जो लोग बिहार के प्रीलिम्स में जाएंगे उनके क्वेश्चन हो सकते हैं, जो लोग कॉन्सेप्चुअल यानी कि मेंस में जब प्रवेश करेंगे और किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया तो उनको ये सहायता करेगा। और जो लोग नेट की परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट्स महत्वपूर्ण है कि मिताक्षरा शाखा प्रजातांत्रिक समाजवादी व्यवस्था पर आधारित विकसित संयुक्त कुटुंब से संबंधित ये शाखा। और आगे लिखेंगे, लिख चुके हम लोग, भौतिकवादी या लौकिक, इस लोक की व्यवस्था पर आधारित है। क्यों इस लोक की व्यवस्था मैंने की? सपिंडा की बात होती है, और सपिंडा यहां पर क्या है? एक ही रक्त और मांस से बने हुए पिंड। तो सपिंडा की व्याख्या पर आधारित है। सपिंडा को भी आप यहां पर लिख लें कि क्यों ये बात कही जा रही है सपिंडा, इसको भी लिख लें।
एक ही रक्त और मांस से बने हुए या निर्मित पिंड, एक ही रक्त और मांस, सेम ब्लड और फ्लैश, ठीक है, से बना हुआ पिंड, पिंड को पिंड ही लिखिए, सपिंडा। अब दाएं हाथ को बाद में करेंगे, इसी को पहले कर लें। और क्या है, और लिखेंगे, हमने अभी आपसे संयुक्त कुटुंब कहा। इस शाखा के अंतर्गत जो सहदायिकी होती है उसमें सहदायकों का संयुक्त हित और एकल कब्जा होता है। संयुक्त हित और एकल कब्जा होता है, ज्वाइंट इंटरेस्ट और सिंगल पोजीशन, यूनिटी ऑफ पोजीशन, एक पोजीशन होता है। इस शाखा के अंतर्गत जो सहदायिकी होते हैं, सहदायिकी संपत्ति के जो हकदार होते हैं, वो पिता से 3 पीढ़ी या कुल 4 पीढ़ी के सदस्य, यानी कि सहदायक पुरुष सदस्य, पुरुष सदस्य होते हैं। 2005 के बाद महिला सदस्य भी एंट्री कर गई है, लेकिन अभी हम 2005 के पहले की चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे होते हैं, पुरुष सदस्य होते हैं। और कौन से पुरुष सदस्य होते हैं, संपत्ति धारक से 3 पीढ़ी या टोटल 4 पीढ़ी। संपत्ति धारक से 3 पीढ़ी के पुरुष सदस्य सहदायक होते हैं। अब संपत्ति धारक से 3 पीढ़ी के जो सदस्य हैं उनको मैं एक फिगर के माध्यम से आपके साथ डिस्कस कर लूं। इनिशियली मैं फिगर ये आपको दे रहा हूं, इसके बाद अभी बहुत सारे फिगर्स बनेंगे। अंतिम संपत्ति धारक यानी कि पिता, ये एफ है, इसका एक पुत्र है S1, इसका पुत्र S2, इसका पुत्र S3, इसका पुत्र S4, इसका पुत्र S5। ये मैं एक ब्रांच आपको समझा रहा हूं। ये एक से ज्यादा ब्रांच भी हो सकती है, पिता के 4 पुत्र भी हो सकते हैं, तो 4 शाखाएं यहां चलना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको एक ब्रांच से बात कर रहा हूं। अब ये संपत्ति धारक इस फैमिली की एक एक्स प्रॉपर्टी है। इस फैमिली के पास एक एक्स प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी सहदायिक संपत्ति है वो पर्सनली प्रॉपर्टी है। इस एक्स प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो एफ के पास है। यानी कि सबसे बड़ा सदस्य जो घर का होता है, सबसे पहला वाला जो सदस्य है जो संपत्ति को धारण, वही संपत्ति धारण करता है। तो संपत्ति धारण कौन करेगा, एफ।
लेकिन ध्यान रहे, आप ये जानते हैं कि इसमें इस संपत्ति धारक से 3 पीढ़ी के लोगों का, 3 पीढ़ी के पुरुष सदस्यों का टाइटल होता है। तो 3 पीढ़ी के सदस्य कौन से हो गए? ये तो संपत्ति धारक हो गया, पहली पीढ़ी हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई और तीसरी पीढ़ी ये हो गई। और ध्यान रहे ये भी, ओके, ये लोग मिलकर कोपार्सनरी का गठन करते हैं। S4 S5 इस कोपार्सनरी के पार्ट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि S4 की जो पीढ़ी है वो संपत्ति धारक से, अगर इसको भी काउंट करेंगे पीढ़ी में तो 5वीं है, और अगर इसको काउंट नहीं करेंगे तो 4थी है। हमने कहा संपत्ति धारक से 3 पीढ़ी के सदस्य, और अगर एक पीढ़ी संपत्ति धारक को भी हम जोड़ेंगे तो 4 सदस्य, 1 2 3 4। तो अगर हम इसको एक पीढ़ी जोड़ें तो 1 2 3 4 बस। और अगर हम इसको पीढ़ी नहीं जोड़ते, इसको संपत्ति धारक मान लेते हैं तो 1 2 3, इतने ही लोग क्या हुए? सहदायिक होंगे। इसके बाद की पीढ़ी के सदस्य सहदायिक नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रहे आपको, अगर अंतिम संपत्ति धारक की मृत्यु हो जाए, मैं बहुत ही इजी आपको टेबल दे रहा हूं, अगर इसकी मृत्यु हो जाए, इसकी F की मृत्यु हो जाए, इसका मतलब हमने ऊपर F लिखा था, इसकी मृत्यु हो गई, तो अब संपत्ति धारक कौन बचा? लास्ट, पहला अंतिम संपत्ति धारक जो धारण करेगा, तो इसके बाद जो धारण करेगा वो ये करेगा। और जब एक पीढ़ी संपत्ति नीचे उतर कर आई है तो अपने आप इसकी मृत्यु पर इसको हक प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, और अगर मैं कहता हूं कि अंतिम संपत्ति धारक को हम काउंट नहीं करेंगे तो 1 2 3, यहां तक सहदायिकी चलेगी। हमने अपने प्रीवियस क्लास में जो लोग एपियर थे, मैंने कहा था कि अगर परदादा परदादा की मृत्यु हो जाए तो पर पोता खुश हो जाएगा। बहुत समय से जिंदा थे, चले गए, बड़ी खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जाते तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। चूंकि आप चले गए दुनिया से, इसलिए अब मैं संपत्ति का धारक बन गया हूं अपने आप। ठीक है? अब और एक मजे की बात जरा यहां समझने का प्रयास करें। देखिए, मैंने 2 फिगर आपको दे दिए, मैं तो फिगर मिटाता रहूंगा, आपको अपने बनाते रहना है अलग अलग, राइट? मैंने 2 फिगर दे दिए, अब मैं तीसरे फिगर पर जा रहा हूं। अब जरा फिर देखो, अभी मैंने कहा था कि अगर F की मृत्यु हो जाए, इसी क्रम में अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो एक पीढ़ी नीचे आ जाएगी। अब मैंने अभी कहा था F की मृत्यु हो जाए, अभी मैं कहता हूं F की मृत्यु नहीं हो रही है, लेकिन S1 की मृत्यु हो गई। अभी एक सहदायिकी आपकी यहां तक चल गई, S1 की मृत्यु हो गई, तो क्या S4 को सहदायिकी में सम्मिलित मान लिया जाएगा? आंसर आपका आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अंतिम संपत्ति धारक से 3 पीढ़ी के सदस्य, तो अगर ये पीढ़ी मर गई है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम पीढ़ी नहीं गिनेंगे, पीढ़ी तो गिनेंगे उसको। तो फिर अंतिम संपत्ति धारक से 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3, बस
S4 को कुछ नहीं मिलेगा। तो S4 को संपत्ति में हित प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि F मरे, S1 न मरे। अब S1 अगर मर गया तो S4 जो है वो रोएगा, क्योंकि उसको F के मरने से ही कुछ मिलने वाला था, S1 के मरने से। अब सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए समझिए, अब ये S1 मर गया, अगर ये S2 भी मर गया तो भी इसको कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं, क्योंकि ये जिंदा है। अब सपोज करो कि S3 भी मर जाए, अभी कुछ इसको मिलने वाला है? आंसर आता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जिंदा है। लेकिन अब यहां पर एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि अगर अंतिम संपत्ति धारक से नीचे कोई भी पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है तो कोपार्सनली डिसॉल्व हो जाती है। ये व्यक्ति सोल ओनर हो जाता है पूरी प्रॉपर्टी। और अगर सोल ओनर हो जाएगा, ठीक, ये समझो। अभी मैंने कहा था कि क्रम से ऊपर से मरती है तो कोपार्सनली नीचे खिसकती जाएगी, लेकिन बीच से कोई चला जाए, ऊपर वाला बैठा रहे, नीचे वाले चले जाए तो कोपार्सनली पर असर नहीं पड़ेगा। अब जरा अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। अब मैं आगे आपको यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ, इतनी बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद मैं एक लाइन और यहाँ पर लिखूंगा, उसको फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं कह रहा हूं कि सहदायिक को जो हित है वो जन्म से प्राप्त होता है। बाय बर्थ एक कोपार्सनर प्रॉपर्टी में जन्म ले लेता है, प्रॉपर्टी के हित को प्राप्त कर लेता है, और मृत्यु से वह अपना हित छोड़ देता है। किसके फेवर में? अन्य सहदायकों के फेवर में। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि कोपार्सनर्स गेट्स हिज इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी बाय बर्थ and release it by his death in favor of survivor coparcenary, in favor of survivor coparcenary, जो भी सर्वाइव करेंगे। एक लाइन और आप यहां पर लिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, कभी घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वो लाइन जरूर लिखेंगे, लिख लें जरा। मिताक्षरा सहदायिक, मिताक्षरा सहदायिक चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेता है, अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर आता है और भिखारी बनकर जाता है। दुनिया से जब जाता है तो भिखारी के रूप में जाता है, यानी वो कुछ भी छोड़कर नहीं जाता, अपने पीछे कुछ छोड़कर नहीं जाता। मतलब अपने बाद आने वाले लोगों को कुछ नहीं छोड़ जाता अगर वो लोग सहदायिक नहीं है। किसके फेवर में छोड़कर जाएगा? सहदायिकों के फेवर में छोड़कर जाएगा, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़कर जाता। क्यों? क्योंकि उसने जन्म से हित प्राप्त किया था। चम्मच सिल्वर स्पून के साथ उसका बर्थ होता है। आप लोगों के यहाँ एक कहावत होगी कि बहुत भाई वो तो चांदी के चम्मच को लेकर ही जन्म हुआ, यानी कि व्यक्ति जन्म ले और उसके पास चारों तरफ प्रॉपर्टी, उसको जैसे ही जन्म ले वैसे प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। किसी गर्भस्थ शिशु के नाम से वसीयत की गई हो, जैसे ही मान लो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी गर्भस्थ शिशु के नाम हो,
जैसे ही गर्भस्थ जन्म लेगा तो कितने का मालिक होगा? 10 करोड़। तो वो तो चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेगा ही नहीं। तो ये चीज जरूर लिख लें कि जन्म से प्राप्त होता है, मृत्यु से समाप्त करता है। और मिताक्षरा सैनाइकी के बारे में कहा जाता है कि वो चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेता है और भिखारी के रूप में मरता है, डेड लाइक अ बेगर। अब इस चीज को जो मैंने आपको बोला, इसको मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, मिस्टर एफ, इनका एक सन, इनका दूसरा सन। अभी इनके परिवार में इतने ही लोग हैं और एक और इनका जो सन है, इन्हीं का एक और सन है, इसको S3 बना दो, S2 है। इनका एक सन S4 है। अभी जो परिवार है उस परिवार में जरा दोनों तरफ से पीढ़ियां गिन लीजिए। ये तो संपत्ति धारक है 1 2, संपत्ति धारक है 1 2। अगर इस परिवार के पास X प्रॉपर्टी हो और आज की डेट में इसका डिवीजन हो जाए, अगर मुझे पता करना हो इस परिवार के लोगों का शेयर कितना है, तो अगर X प्रॉपर्टी हो तो मैं क्या करूंगा काउंटिंग कि परिवार में कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5। अब यहां पर आगे का डिस्कशन होगा मेरा 1/5 सबको नहीं देंगे, क्या करेंगे 1 2 3। इनका शेयर आज की डेट में इनका शेयर कितना है x/3। इनका शेयर कितना है x/3। इनका शेयर कितना है x/3। अब इनका शेयर कितना होगा, ये अपने पिता के साथ सदायकी का निर्माण करेंगे। तो x/3 को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, x/6। अब इनके पिता का शेयर कितना हुआ x/6 और इनका शेयर हुआ x/6। इनका शेयर x/6 और इनका शेयर x/6। इसी बीच में अगर इनको एक पुत्र का जन्म और हो जाता है S7, सॉरी 6 6 6 4 5, S5, इसको जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, तो मैंने अभी कहा था कि जन्म के साथ सैदाइक प्रॉपर्टी प्राप्त कर लेता है। अब ये किस पीढ़ी का व्यक्ति है, पहली पीढ़ी। ये इससे पहली पीढ़ी का व्यक्ति है फर्स्ट। ये अपना शेयर मांगेगा, जैसे ही जन्म लेगा कहेगा मेरा प्रॉपर्टी में शेयर कहां है, ये मांगेगा। अब ये शेयर अभी प्रॉपर्टी में अभी डिवाइड नहीं हुई है फैमिली, लेकिन फैमिली के जो शेयर्स थे वो इस तरीके से थे। लेकिन जैसे ही इसने जन्म लिया तो ये अपना शेयर मांगेगा, तो अब सभी के शेयर्स कम हो जाएंगे। अब जब सभी के शेयर्स कम होंगे तो अब जरा देखिए ये फिगर अगर आपके पास है तो फिर अब आप नेक्स्ट फिगर में हम जा रहे हैं। अब देखिए, अब हम फिर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अभी x/3 था, अब इसका शेयर हो गया x/4 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 x/4। अब x/4 में से दो पार्ट अलग अलग हो गए, तो इसका कितना हो गया x/4 का, बाद में बना x/8 और इसका x/6 की जगह x/8, क्योंकि x/4 को दो पार्ट में डिवाइड किया। और इसी तरीके से यहां पर कितना बनेगा, x/4 के स्थान पर कितना आ जाएगा x/8 और x/8।
x/4 दो भागों में डिवाइड हो जाएगा इसलिए। अब देखिए जैसे ही S5 ने जन्म लिया तो इनके पास शेयर कितना था x/6, लेकिन इसने जन्म लेते ही इनके शेयर का क्या किया, खेल कर दिया। x/6 से घटकर इनका शेयर x/8 हो गया। अब जरा देखिए, अगर परिवार में किसी व्यक्ति का जन्म जो यहां हुआ है यहां ना होता, बल्कि यहां होगा। अब जरा शेयर देखिए, डिवीजन शेयर, ये किस पीढ़ी का सदस्य है 1 2 3, ये तो 1 है पीछे कर लिया जो संबंध धारण किए हुए 1 2 3 सदैकी का सदस्य होगा। हमने कहा था 3 पीढ़ी तक के लोग सदैकी सदस्य होंगे, तो सदैकी का सदस्य होगा। लेकिन अब इसका शेयर जरा देखिए, अगर आज की डेट में इसका शेयर हम देखें ढूंढे तो 1 2 3 x/3 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 को दो पार्ट में डिवाइड करें x/6 x/6 x/3 को फर्स्ट ऑफ ऑल टू पार्ट में डिवाइड करें, तो टू पार्ट में डिवाइड करेंगे क्या होगा x/6 x/6। अब x/6 शेयर से ये प्राप्त करेंगे, x/6 को दो पार्ट में डिवाइड करें x/12 अब देखिए आप देख रहे हैं अगर इनका जब यहां होता था तो सबको प्रभावित करते थे, जितना ऊपर पहुंचे, नीचे हुआ तो इन्होंने अपनी शाखा को प्रभावित किया, शेष को एज सच रहने दिया। इस विषय पर थोड़ी बहुत अभी यहाँ पर इतना आप समझ रहे हैं, आगे थोड़ी सी और भी चर्चा चलेगी, समझ में आएगा। तो कहने को अब थोड़ी देर के लिए भी देखिए, अभी तो मैं जन्म ले रहा था, अब मैं कह रहा हूं मृत्यु करवाइए। अब मान लो सपोज दैट इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु अगर इसकी हो गई तो क्या होगा x/6, इनका शेयर बढ़कर कितना हो जाएगा x/6। फिर शेयर बढ़ गया, तो कुल मिलाकर क्या हो रहा, अपने जन्म से शेयर प्राप्त करता है और मृत्यु से शेयर किसके फेवर में छोड़ता है, अपनी सहदायित्वों के फेवर में। ध्यान एक रखना होगा आपको कि अगर ये मान लो S4 S5 था और इसका एक और सन S6 होता और इसके पास शेयर कितना था x/6 x/6, यानी कि यहां पर था x/12 और यहां पर भी था x/12। ध्यान रखिएगा, सैलरी का कॉन्सेप्ट फिर से समझिएगा। अब अगर इसकी डेथ हो जाती है और प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं हुआ है अभी और x/5 की डेथ हो जाती है तो x/5 अपना x/12 शेयर इसको दे देगा, अपने बच्चे को नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका जो बच्चा है वो कोपार्सनरी का सदस्य नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसकी जो स्टेप है वो 1 2 3 4 कोपार्सनरी यही कर रही है। इसके आगे नहीं बढ़ेगी तो इसको कुछ नहीं दे रहा, ये बहुत दुखी होगा। इसके पिता इसके लिए कुछ नहीं छोड़ कर गया। क्यों, क्योंकि पिता कैसा है, भिखारी। किसके संदर्भ में, बच्चे के संदर्भ में। और जन्म कैसे हुआ था, चाली के चम्मच के साथ।
मैं समझता हूं कि आपको ये चांदी के चम्मच और भिखारी का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये इंटरेस्ट है मिताक्षरा शाखा में, इन लोगों के हित वो कैसे हैं? स्थिर नहीं है। कैसे हैं? कभी ये और कभी वो। आज XY6, कल XY12, परसों XY24, और कोई मर जाए तो फिर XY12, फिर कोई मर जाए तो फिर XY6। तो इन लोगों का इंटरेस्ट सैद्धांतिकी में स्थिर नहीं होता। तो हित इनके कैसे होंगे? सदस्यों के हित दोलायमान होते हैं। दोलायमान होते हैं, जस्ट लाइक अ पेंडुलम, इधर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, स्थिर नहीं। आप जब कहो कि XY6 है, तब तक एक व्यक्ति ने जन्म ले लिया, अब बोलो अब XY12 है, तब तक एक व्यक्ति मर गया, अब बोलो अब XY6 है। तो स्थिर नहीं। हित दोलायमान होते हैं, निकलेंगे। जो इंटरेस्ट है वो स्थिर प्रकृति का नहीं होता, वो निश्चित नहीं होता, सर्टेन नहीं होता, वो अनसर्टेन इन नेचर होता है, या जस्ट लाइक अ पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम। एक और इसमें पॉइंट लिखेंगे, ये जो शाखा है मिताक्षरा की, जो शाखा है ये प्रतिक्रियावादी शाखा है। ये प्रतिक्रियावादी है, रिएक्शन कह सकते हैं आप, रिएक्टिव ब्रांच है, रिएक्टिव ब्रांच। रिएक्टिव ब्रांच क्यों कहा जाता है? क्योंकि विशेष बात यहां पर है कि स्त्रियों को सहदायिकी नहीं माना जाता। ध्यान रहे, जबकि स्त्रियां भी सपिंडा होती हैं, लेकिन फिर भी स्त्रियों को सहदायिकी नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ का था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि घर की जो पुत्रियां होती हैं, विवाह के पश्चात उनका इस घर से रिलेशनशिप समाप्त हो जाती है और दूसरे घर की रिलेशनशिप उनसे मिल जाती है। और यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है पूरी हिंदू विधि में। आप लोग जानते हैं, जैसे ही किसी स्त्री की का विवाह होता है, वैसे ही उसका सरनेम चेंज हो जाता है। अभी तक आप लोगों में से कोई भी किसी की भी बात में ले लो, अगर किसी ने कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ली, किसी ने सेम कास्ट में मैरिज की लेकिन सरनेम, जैसे कि मान लो सपोज दैट किसी ने, एक व्यक्ति कोई अग्रवाल है, लड़की जन्म से अग्रवाल है, परिवार उसका अग्रवाल है, वो नाम लिखती है सो एंड सो अग्रवाल, लेकिन जब उसका विवाह किसी दूसरे सरनेम वाले व्यक्ति से हो जाता है, मान लो सपोज दैट उसका विवाह किसी श्रीवास्तवा के साथ हो जाए, मैरिड विद समथिंग श्रीवास्तवा, अब वो लड़की का नाम क्या हो जाएगा? उस लड़की का नाम, और उसके बाद अग्रवाल नहीं, श्रीवास्तवा। इसका मतलब क्या है?
अग्रवाल वाली फैमिली से उसका संबंध खत्म हो गया। तो यद्यपि पिंडा है वो, यद्यपि सपिंडा है, लेकिन विवाह के बाद ये सपिंडा हमारे परिवार का, मृतक के परिवार का सदस्य नहीं रहता। विवाह से वो सपिंडा मृतक को छोड़कर चला जाता है। आप लोग जानते होंगे इस बात। लड़कियों का जो हमारे यहाँ गर्ल्स है, उन गर्ल्स का हमारी जो सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी, उनके दो जन्म होते हैं। एक जन्म तब होता है जब वो नेचुरली बर्थ लेती है, और दूसरा जन्म तब होता है जब वो विवाहित होती हैं, जब उनका विवाह होता है, तो उनका वो दूसरा जन्म होता है। और जो लोग हिंदी के शब्दों की व्याख्या करते हैं, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, वो लोग इस बात को समझते होंगे। एक हिंदी में एक शब्द आता है द्विज। द्विज का मतलब होता है वो जो दो बार जन्म लेता है। कालांतर में ये शब्द ब्राह्मण वर्ग के लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो अभी बोला जाएगा द्विज, तो आप कहेंगे कोई ब्राह्मण होगा। नो, द्विज का मतलब है द्विज, दो जन्म, दो बार जन्म लेने वाला। दो बार जन्म लेने वाला जो भी है वो द्विज है। ब्राह्मण को द्विज क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण का यज्ञोपवीत किया जाता था। तो यज्ञोपवीत से पहले का ब्राह्मण और यज्ञोपवीत के बाद का ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, दो हो गया, तो द्विज है। जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, जो वुमेन्स हैं, वो भी द्विज होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके दो जन्म होते हैं। पहला जन्म पिता के घर में और दूसरा जन्म पति के घर में। तो ये स्त्रियां भी द्विज हैं। इसी तरीके से ऐसे कोई भी पक्षी जिनका जन्म अंडे से होता है, वे भी द्विज होते हैं। एक बार जन्म अंडे का होता है, अंडे के रूप में उनका जन्म होता है, और दूसरा बार जब अंडा फूटता है तो उनका जन्म होता है। तो पक्षी को भी द्विज कहते हैं। तो ध्यान रखें, स्त्रियों को सहगायकी क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि सपिंडा होने के बाद भी स्त्रियां पिता का परिवार छोड़कर दूसरे परिवार की सदस्य हो जाती हैं। और दूसरे परिवार की जो स्त्री मेरे परिवार में आती थी, वो सहगायकी की सदस्य क्यों नहीं बनती थी? वो भी नहीं बनती थी। हमारा जिसके साथ विवाह हो जाएगा वो मेरे परिवार की सदस्य तो हो जाएगी, लेकिन सहगायकी के सदस्य नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? उसके पीछे भी रीजन, क्योंकि वो हमारी सपिंडा नहीं है। क्योंकि इस परिवार की वो सपिंडा नहीं है, परिवार के रक्त और प्लस से वो नहीं बनी हुई है। इसलिए विवाहित स्त्रियों को भी सहगायकी में स्थान नहीं था, और अनमैरिड डॉटर्स को भी सहगायकी में स्थान प्राप्त नहीं था। 2005 के संशोधन से यही चेंज किया गया है, सहगायकी में यही परिवर्तन किया गया। इसके बाद